हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए मॉब साइको 100 के सीजन 3 के एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मॉब एक फ्रॉग को उड़ा रहा होता है और वो सुबोमी को उसे दिखाता है, जिसे देखकर सुबोमी उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही कमाल की हो मॉब। और फिर मॉब उससे कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। और फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर चले जाते हैं। लेकिन तभी मॉब की आंख खुलती है और वो कहता है कि अरे ये तो एक सपना था। उससे नेक्स्ट डे मॉब और यीशु एक साथ स्कूल जाते हैं और स्कूल में उनका टीचर उनसे कहता है कि सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और अब से थर्ड टर्म शुरू होने वाली है, तो तुम सभी लोगों को एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और जिसे सुनकर मॉब कहता है कि अब क्लास से बदलेंगे और हो सकता है कि मैं सुबोमी की क्लास में चला जाऊं। लेकिन तभी उनका टीचर कहता है कि क्लास थर्ड की सुबोमी अगले महीने चली जाएगी। और जिसे सुनकर मॉब को एक शौक लगता है और उसका दिमाग इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता। और वो कहता है कि मैं तो उसे एग्जाम के बाद प्रपोज करने वाला था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तभी वो होश में आकर कहता है कि मुझे उसे प्रपोज करना ही होगा। और फिर उनिकावा उसको देता है और वो मन में कहता है कि शायद मॉब सुबोमी को पसंद करता है। तभी हम देखते हैं क्लास के सभी लड़के अपने मन में सुबोमी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और फिर उनिकावा कहता है कि वो स्कूल की सबसे फेमस लड़की है और तुम अपने इन विरोधियों को कैसे हराओगे। और इसके बाद मॉब की एक्सप्लोर वाली परसेंटेज 19% तक हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्लब रूम का सीन देखते हैं। वहां पर मॉब बॉडी इंप्रूवमेंट वालों को प्रपोज करने वाली बात बताता है और जिसे सुनकर सभी लोग शौक में होते हैं। और वो उनसे पूछता है कि आप लोग मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताइए या फिर ये कि मैं कैसे उसे निराश न करूं। तो मुशाशी बाकियों से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है, तो सभी सर हिला देते हैं। लेकिन तभी उन्हीं के वाला कहता है कि कागजाम उसे दिखा दो कि व्हाइट टी पॉइजन किस मिट्टी का बना है। तो माओ कहता है कि क्या मतलब। तभी उन्हीं के वाला धीमी सी आवाज में कहता है कि मेरा मतलब है दिखा दो उसे। और इतना कहकर वो अपना सर नीचे कर लेता है और फिर सभी लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। लेकिन तभी मुशाशी उससे कहता है कि अपने कपड़े उतारो। और जब वो अपने कपड़े उतारता है तो सभी उसकी बॉडी के ऊपर अपने हाथ मारते हैं। और फिर मुशाशी कहता है कि तुमने काफी अच्छी मसल्स बना ली हैं और जो एक्सपीरियंस तुम ढूंढ रहे हो वो इन्हीं मसल के अंदर बंद है और हमें तुम्हारी मेहनत का फल दिख रहा है। और फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे यकीन है कि जिसे तुम प्रपोज करने वाले हो वो भी तुमसे जरूर कहेगी कि तुम्हारी मसल इसी लायक है। और ये सुनकर मॉब भी इंप्रेस हो जाता है, वो उन सभी को शुक्रिया कहता है। और फिर मुशाशी कहता है कि चलो सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं। और फिर सभी लोग हाँ बोल देते हैं और फिर वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए निकलते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मॉब रूम में अपने कपड़े पहन रहा होता है और वो टेलीपैथी क्लब वालों को पूछता है मुझे कुछ टिप्स दो कि मैं उसे डेट के लिए कैसे पूछूं। तभी टाकेनाका वहां पर आकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि टेलीपैथी क्लब वाले इस मामले में तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। तो मॉब भी कहता है कि सही कहा। और ये सुनकर टॉमी भी शौक में आ जाती है और फिर टाकेनाका कहता है कि अगले मंथ सुबोमी यहाँ से चली जाएगी और मेरा उसके ऊपर क्रश था और मैं सोच रहा हूँ कि उसे प्रपोज कर ही दूं। और ये सुनकर मॉब भी चौंक सा जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम उसका दिमाग पढ़ने का सोच रहे हो। तो टाकेनाका कहता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने ईयर प्लग्स नहीं निकालने वाला। तो मॉब उससे कहता है कि पर टॉमी ने तो मुझसे कहा था कि अगर तुम टेलीपैथी से लड़कियों का दिमाग पढ़ लो तो तुम लड़कियों में पॉपुलर हो जाओगे। तो टाकेनाका कहता है कि प्रेसिडेंट को क्या पता कि लड़कियां कैसे फील करती हैं। और फिर टॉमी कहते हैं कि अब बस करो तुम दोनों, कब से बकबक कर रहे हो। और फिर टॉमी उसके शोल्डर पर हाथ रखकर पूछती है कि क्या तुम सच में उसे प्रपोज करने वाले हो। तो माओ कहता है हाँ। तो टॉमी कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकती हूँ, अपने इस हेयर स्टाइल को चेंज कर लो। और इनको आवाज से कहता है कि हम तुम्हें कोई एडवाइस तो नहीं दे सकते लेकिन बेस्ट ऑफ लक जरूर कह सकते हैं। और किजिबियाशी शारुता भी उसे कहते हैं कि तुम कर सकते हो कागयामा। इसके बाद हम लोग स्कूल के पीछे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का सुबोमी को प्रपोज करता है, लेकिन सुबोमी उसे मना कर देती है। और जब वो उससे रीजन पूछता है तो वो कहती है कि क्या मुझे सच में तुम्हें रीजन देने की कोई जरूरत है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर लड़कों की लाइन लगी होती है जो कि सुबोमी को प्रपोज करने आए होते हैं। और सुबोमी उन्हें देखकर चिढ़ जाती है और वो कहते हैं कि इन सभी लोगों को भी मना करना पड़ेगा। और इधर मॉब सुबोमी की क्लास के बाहर उसकी वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी मिजाटो वहां पर आ जाती है जिसे देखकर मॉब डर जाता है। और फिर उससे कहते हैं कि सुबोमी क्लास में नहीं है। तो मॉब घबरा कर कहता है कि मुझे लगता है कि वो घर चली गई होगी। और फिर वो वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे कल कोशिश करनी होगी। और तभी मिजाटो उससे कहती है कि वो स्कूल के पीछे है। तो मॉब उससे पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रही है। तो मिजाटो कहती है कि जब तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे तो स्कूल के बाकी सभी लड़के उसे प्रपोज कर रहे हैं। और ये सुनकर मॉब को शौक लगता है और वो घबराकर फिर से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर जाना होगा। तो मिजाटो उससे कहते हैं कि भी मत जाना वरना वो तुम्हें भी मना कर देगी, क्योंकि वो एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है कि जो कि बस टूटे हुए दिलों को बना रही है। और अगर तुम वहां पर गए तो तुम भी उसकी चपेट में आ जाओगे और वो तुम्हें भी ना बोल देगी। और फिर मॉब उससे पूछता है कि क्या मुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा लेना चाहिए। तो मिजाटो उससे कहते हैं लेकिन क्यों। तो मॉब उससे पूछता है कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है। और ये सुनकर मिजाटो अपने मन में कहते हैं कि अब ये वर्कआउट के अलावा भी कुछ और चीजों को करने की सोच रहा है। और फिर मिजाटो उससे कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें एक जेंटलमैन बनना होगा और अपने क्लासमेट्स के सामने अच्छे मैनर्स रखने होंगे और तुम्हें उसकी सारी दिक्कतें सुननी होगी और तुम्हें उसे ऐसा फील करवाना होगा कि वो तुम्हें सारी बातें बिना किसी दिक्कत के बता सके और तुम्हें वो ध्यान से सुननी भी पड़ेगी। और अगर तुम ये सब करने में कामयाब होगे तो तुम सुबोमी को संभाल पाओगे। तो माओ कहता है कि क्या सच में। तो मिजाटो कहते हैं हाँ। और फिर वो कहते हैं कि ज्यादातर लड़के उसकी खूबसूरती के कारण उसे चाहते हैं, लेकिन वो अपनी असली फीलिंग्स को छुपाती है और तुम्हें
उसकी असली पर्सनैलिटी के साथ उसे अपनाना पड़ेगा। और मुझे समझ में नहीं आता कि सभी लोगों को वो ही क्यों चाहिए। मेरा मतलब है कि वो किसी पर भरोसा भी नहीं करती और ना ही उसे दूसरे लोगों में कोई इंटरेस्ट है। तो माओ कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो मिज़ाटो कहती है कि उसके हर रोज के बर्ताव से ये बात साफ पता चलती है और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें ये सब कुछ अभी तक कैसे पता नहीं चला। और सुनो माओ, तुम्हें दूसरे लोगों को और दूसरे नजरिए से देखना शुरू करना होगा। और फिर वो उससे पूछते हैं कि बताओ माओ, तुम उसे क्यों पसंद करते हो। और माओ इस बात का जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद हम लोग रेगन के ऑफिस का सीन देते हैं, जहाँ पर रेगन उससे कहता है कि चलो भी माओ, ऐसी प्यार मोहब्बत वाली बातें ऑफिस में मत लेकर आया करो। जाहिर सी बात है कि स्कूल के बच्चे सिर्फ खूबसूरती देखकर ही प्यार करते हैं और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम ये क्यों नहीं मानना चाहते कि तुम औरों से अलग हो, लेकिन आदमी आखिर में है तो एक आम जीव ही। और फिर वो सहरजावा से कहता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो सहरजावा कहता है कि मैं तो स्कूल ही नहीं गया तो मुझे नहीं पता। तो रेगन उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई तो होगी जिससे तुम पसंद करते थे। तो सहरजावा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। और जिससे उनको रेगन शौक में आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई नहीं थी। और फिर सहरजावा माओ से कहता है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम पसंद करते हो, और अगर लोगों के लाख बोलने के बाद भी तुम्हारी फीलिंग उसके लिए नहीं बदलती तो इसका मतलब है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो रेगन कहता है कि मैं भी यही कह रहा था, ये मायने नहीं रखता कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, ये मायने रखता है कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। और अगर इस बारे में बेचैन हो तो हमें बताओ, हम लोग जरूर सुनेंगे। तो माओ कहता है कि मैं उसे क्यों पसंद करता हूँ मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे वो पसंद है और मैं उसे हमेशा पसंद करता रहूंगा। तो रेगन कहता है कि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो माओ कहता है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूं। तो रेगन उससे कहता है कि सबसे पहले नहा धोकर जाना, और दूसरा ये कि अच्छी तरीके से बात करना और उसकी बातें सुनना, और तीसरा ये कि एक अच्छी सी स्माइल से बात करना और बिल्कुल भी मत घबराना। लेकिन तभी सहरजावा उसको देखता है तो हम देखते हैं कि रेगन ये सब कुछ अपने फोन से पढ़कर बोल रहा होता है और फिर वो अपने फोन को बंद कर कहता है कि प्लानिंग की फिक्र मत करो, जिस इंसान से तुम गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो उससे अपनी असली पहचान मत छुपाओ और तुम अंदर से जैसे उसे वैसे ही दिखाओ। और वैसे भी आखिर में सुबोमी यही चाहेगी कि तुम उसे आखिर में अपने शब्दों के साथ प्रपोज करो और अपनी सारी फीलिंग्स को शब्दों में बदलकर बस उससे कह दो। और ये सुनकर माओ उससे शुक्रिया कहता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सहरजावा रेगन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आपने उसे ऐसी सलाह दी। तो रेगन कहता है कि उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं लड़कियों से झूठ बोलता, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता है कि मैं असल में कौन हूँ तो वो मुझे वैसे ही रिजेक्ट कर देंगी। लेकिन मॉब अलग है और उसे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। और मॉब नीचे जा रहा होता है, रेगन उसे ऊपर से देखकर कहता है कि बेस्ट ऑफ लक मॉब। इसके बाद मॉब जा रहा होता है तो उसे रास्ते में टैरू मिल जाता है। वो उससे कहता है कि क्या फिर से मुसीबत में हो। फिर मॉब उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि पिछले कुछ सालों से मैं उसे ढंग से बात नहीं कर पाया और फिर ये सब कुछ हो गया। तो टैरू उससे कहता है इसलिए तुम उसे प्रपोज करने की इतनी जल्दी कर रहे हो। तो मॉब कहता है हाँ, और ये मेरे लिए पहली बार है इसलिए मुझे ये इतना मुश्किल लग रहा है। तो टैरू कहता है कि इसमें मुश्किल की क्या बात है। तो मॉब कहता है कि तुम मुझसे अलग हो क्योंकि तुम हैंडसम हो इसलिए तुम्हें ये आसान लग रहा है। तो टैरू कहता है कि क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि हम दोनों एक जैसे हैं। और फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि अपने शोल्डर्स को रेस्ट दो और एक स्माइल के साथ खड़े रहो। और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें बस थोड़े से कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। और फिर वो चलते चलते उससे कहता है कि तुम उसे गिफ्ट में क्या देने की सोच रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने गिफ्ट का तो सोचा ही नहीं। तो टैरू कहता है कि आमतौर पर लड़कियां मुझे प्रपोज करती थी और वो मेरे लिए लेटर या फिर होममेड कुकीज लेकर आती थी जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। और होममेड का नाम सुनकर माओ को सिर्फ राइस बॉल्स ही याद आते हैं। और फिर वो अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो सिर्फ राइस बॉल्स ही बनाने आते हैं। तो टैरू उससे कहता है कि अरे नहीं, इतना सीरियस भी मत लो और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो गिफ्ट लेकर खुशी हो जाएगी। और फिर उससे कुछ फ्लावर्स दिखते हैं और वो कहता है कि वैसे तो ये घिसा पिटा तरीका है लेकिन तुम उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर जा सकते हो। तो माओ कहता है कि कैसे बात बनेगी। तो टैरू कहता है हाँ जरूर, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ कपड़े भी दिलवा सकता हूँ। तो माओ एकदम से घबरा जाता है और वो कहता है कि इस बार मेरे पास पैसे नहीं है तो इस बार रहने देते हैं। इसके बाद शाम को माओ के घर का सीन दिखाया जाता है और रिसु माओ के रूम में आकर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि सुबोमी जा रही है। तो माओ उसे सारी बात बताता है। तो रिसु उससे कहता है कि लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आप उसे प्रपोज करोगे। तो माओ कहता है हाँ, लेकिन मैं इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो रिसु अपने मन में कहता है कि मुझे याद है कि जब सुबोमी उस दिन रेगन के ऑफिस में आई थी तो उसने कहा था कि उसे कोई और पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भाई को बहुत ज्यादा बुरी तरह से रिजेक्ट नहीं करेगी। और ये सोच सोच कर रिसु अपना सर नीचे कर लेता है और माओ उसे देखकर अपने मन में कहता है कि ये मेरी मुझसे ज्यादा फिक्र करता है, लेकिन पता नहीं ये चीज देखकर मैं शांत सा हो रहा हूँ। और फिर वो रिसु से कहता है शुक्रिया रिसु, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर रिसु माओ से कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए आप हिम्मत रखना और अपना दिल मत तुड़वा लेना। इसके बाद माओ फ्रिज में से दूध पीकर एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो अपने गालों पर मारकर होश में आता है। इसके बाद वो अपना फोन खोलकर फोन बुक से सुबोमी के घर का नंबर ढूंढता है और फिर उसे डायल करने लगता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत कर उसे लगा देता है। उसके बाद उसकी मॉम फोन उठाती है तो मॉम घबरा कर कहता है कि आंटी क्या प्लीज आप मेरी सुबोमी से बात करवा देंगी। और इसके बाद सुबोमी हेलो बोलती है तो मॉम पूरी तरह से घबराहट में बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें ऐसे अचानक फोन किया और मैंने सुना है कि तुम जा रही हो। तो सुबोमी हाँ बोल देती है और फिर मॉम कांपती हुई आवाज में कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सुबोमी कहती है कि बताओ। तो मॉम कहता है कि फोन
फोन पर नहीं कर सकता, क्या तुम कल स्कूल के बाद फ्री हो? तो सुओमी कहते हैं कि हाँ, स्कूल के पीछे बात कर सकते हैं। तो माओ कहता है नहीं, स्कूल में नहीं, क्यों ना हम उस पार्क में मिले जिसमें हम बचपन में खेलते थे। और फिर वो अपने रूम में जाने लगता है और रिसु उसे देखता है और फिर वो हाथ जोड़कर प्रेयर करने लग जाता है। और फिर सुओमी उससे कहते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? तो माओ कहता है नहीं, तुम्हें वहम हो रहा है। और फिर वो कुछ और बातें करते हैं और उसकी एक्सप्लोर वाली परसेंट 24% हो जाती है। और उससे नेक्स्ट डे स्कूल में मिज़ाटो उससे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उसके साथ प्लान्स बनाए और स्कूल के पीछे मिलने की जगह तुमने वो पार्क चुनी जिसमें तुम खेला करते थे। और उनका वो उसकी पीठ पर हाथ मारकर कहता है कि तुम तो बड़े हिम्मत वाले निकले, और अगर उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो तुम मुझे उसकी दोस्तों से मिलवा देना। तो माओ कहता है जरूर, और ये सुनकर रिनकावा खुश हो जाता है। इसके बाद माओ अपने मन में कहता है कि आज मेरी सुओमी के साथ इतनी इंपॉर्टेंट बातचीत है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मैं बहुत ही ज्यादा शांत हूँ और उसकी परसेंटेज भी 27% हो जाती है। और फिर वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लोगों से उससे प्रपोज करने की एडवाइस क्यों ले रहा था, और उसकी परसेंटेज भी 30% तक हो जाती है। और इसके बाद वो कहता है कि ऐसा लगता है कि आजकल मैं अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने तक नहीं रखता, और फिर उसका एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 32% हो जाती है। इसके बाद वो एक फ्लावर शॉप में जाता है और वहां से एक छोटा सा फ्लावर लेता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे इतने पैसे में इतना ही मिला, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं क्योंकि साइज मैटर नहीं करता। और इसके बाद मिनी किशी वहां पर आ जाता है और वो माओ को वहां से जाते हुए देता है, और फिर वो उससे पीछे से आवाज मारता है तो उसके पास एक बहुत ही बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता होता है, और वो माओ से कहता है कि तुम ये ले जाओ। तो माओ से देखकर कहता है कि मैं ये कैसे ले सकता हूँ? तो मिनी किशी उसके पास आकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। और फिर वो उन फूलों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो पार्क में जाने लगता है और वो एक रोड क्रॉसिंग के पास आकर रुक जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक बिल्ली एक कार के सामने आ जाती है, लेकिन माओ अपनी पावर से उसे रोक देता है और फिर वो वहां से भाग जाती है। और उसके बाद ग्रीन लाइट हो जाती है और माओ के पास जो बच्चा होता है वो रोड को पार करने लगता है, लेकिन उसका सारा ध्यान गेम में होता है। और तभी उसके सामने कार आ जाती है जिसे देखकर माओ उसकी ओर भागता है, और फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे का गेमिंग कंसोल टूट जाता है और वो बच्चा भी नीचे गिरा होता है, और हम माओ के फूलों को भी नीचे गिरा हुआ देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो कार पूरी तरह से टूट चुकी होती है, और फिर हम माओ को नीचे गिरा हुआ देखते हैं और उसके सर से खून निकल रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं हो करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। इसका नेक्स्ट एपिसोड वेडनेसडे को रिलीज होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैं थर्सडे को डाल दूंगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।